हाय सैपियंस। हर बादल की एक सिल्वर लाइन होती है, सिवाय ख़ास किस्म के बादल के जो न्यूक्लियर धमाके के नतीजे में बनता है। उसकी लाइन स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137 और इस जैसे मुख्तलिफ न्यूक्लियर आइसोटोप्स से मिलकर बनती है। जब एक न्यूक्लियर धमाका होता है तो उस जगह पे मौजूद एटम्स तक के भी चिथड़े उड़ जाते हैं और उस जगह का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है जितना हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर होता है। सन 1950 में एक अमेरिकन इंजीनियर जिनका नाम हैरल्ड एजरटन था, उनकी तरफ से इजाद किए गए एक ख़ास हाई स्पीड कैमरे की मदद से पहली दफ़ा किसी न्यूक्लियर धमाके की तस्वीरें बनाई गई थी। इन तस्वीरों में बाकायदा एक न्यूक्लियर धमाके को बनते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक न्यूक्लियर धमाका एक अजीब सी खलाई मखलूक जैसी चीज़ लग रहा है, जो अजीब से अपने बाजू फैलाए हुए हमें मौत की आगोश में लेने को तैयार खड़ी हुई है। ये ज़रा वीडियो देखें। इस वीडियो में एक सादे धमाके को दिखाया जा रहा है और फिर इसके मुकाबले में एक न्यूक्लियर धमाके को भी दिखाया जा रहा है। इन दोनों धमाकों की ताकत में फ़र्क देखने के काबिल है। जब लिटिल बॉय नामी एटम बम को जापान के शहर हिरोशिमा में फेंका गया तो उसके कुल न्यूक्लियर मवाद का सिर्फ 1.38% ही धमाके में इस्तेमाल हो सका था। बाकी पूरा न्यूक्लियर मवाद जल के राख हो गया था। इस न्यूक्लियर मवाद का वज़न 0.7 ग्राम था, यानी कि मेरी जेब में पड़े इस नोट से भी कम। लेकिन ये मवाद इतना काबल था कि ये 80,000 से भी ज़्यादा ज़िंदगियाँ निकल गया था और साथ में इसने पूरा शहर भी तबाह कर दिया था। मौत से मुझे याद आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी न्यूक्लियर हादसे में मारे जाएं? हवाई जहाज़ों के हादसों के बारे में तो अक्सर सुनते रहते हैं, ख़बरों में सुनने को मिलता रहता है हमें। तारीख़ है 23 जनवरी और साल है 1961। इस साल अमेरिका की एक रियासत नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर गोल्ड बोरोज के ऊपर से एक मिलिट्री हवाई जहाज़ गुजर रहा था जो क्रैश हो गया। इस हवाई जहाज़ के अंदर 4 न्यूक्लियर बम मौजूद थे जिनकी कुल ताकत हमारी इंसानों के बनाए हुए किसी भी हथियार से कहीं गुना ज़्यादा थी। लेकिन खुशकिस्मती से इन 4 एटम बम में से एक भी नहीं फटा। लेकिन यही चीज़ चेरनोबिल नामी एक रशिया के शहर के बाशिंदों के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब 1985 में वहाँ पे मौजूद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में गफलत और लापरवाही के नतीजे में धमाका हो गया और वहाँ पे नतीजा ये निकला कि 10,000 से भी ज़्यादा जानें चली गई। जब लिटिल बॉय नामी एटम बम को हिरोशिमा पे फेंका गया तो उसके 3 दिन बाद ही फैट मैन नामी एटम बम को एक और जापान के शहर काकुरा के ऊपर फेंका जाना था। तो चनाचे जो पायलट जिनके ज़िम्मे ये मिशन लगाया गया था वो एटम बम को लेकर अपने हवाई जहाज़ में उड़े और उस शहर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया और पूरा 1 घंटा वहाँ पे वो अपने जहाज़ के दरवाजे खोल के इंतज़ार करते रहे कि मैं कब बम फेंकूँगा। लेकिन शदीद बादल होने की वजह से उन्हें वहाँ पे बम फेंकने से कैंसिल करना पड़ गया मिशन और वो आगे किसी और दूसरे शहर जिसका नाम नागासाकी था वहाँ पे चले गए और वो बम वहाँ पे जाकर गिरा दिया, जिसका नतीजा 75,000 मज़ीद जानें चली गई और पूरा शहर भी तबाह हो गया। हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इतने ताकतवर हथियार बना सकते हैं जो कि हमारे सूरज के बराबर ताकत रखते हों। लेकिन आज भी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो हमें गारंटी के साथ ये बता सके कि अगले दिन का मौसम कैसा होगा। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। दूसरी जंग अज़ीम में पूरी दुनिया ने पहली दफ़ा जापानी कौम के लड़ने के जज्बे को देखा था, जब उन्होंने अपने जहाज़ों और अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर कामेकाज़ी हमले किए थे, यानी कि खुदकुश हमले किए थे। पूरी दुनिया हैरान परेशान रह गई थी जिस तरह जापानी कौम ने अपनी हिफाजत की थी। इसी वजह से जब जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया तो उनके फ़ौजियों से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो सकी और उन्होंने पहाड़ों से छलांगें लगा दी। यहाँ तक तारीख़ में लिखा जाता है कि फ़ौजी समुद्रों में छलांगें लगा के तैरना शुरू कर देते थे और तब तक तैरते रहते थे जब तक डूब के मर नहीं थे जाते। ये है हमारी तारीख़ के कुछ स्याह पन्ने और ये है हम इंसानों की जालिम तारीख़। सन 1965 में फ़िज़िक्स के मैदान में नोबेल इनाम जीतने वाले अमेरिकन साइंसदान जिनका नाम रिचर्ड फाइनमैन है, ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली दफ़ा एटम बम ईजाद करने में इंसानों की मदद की थी। वो अपनी किताब दी मीनिंग ऑफ इट ऑल में लिखते हैं कि साइंस का मकसद क्या है। तो वो इस सवाल का कुछ इस तरह जवाब देते हैं कि हर इंसान के हाथ में एक चाबी मौजूद होती है। वो चाबी जन्नत का दरवाज़ा भी खोलती है और वही चाबी दोज़ख का दरवाज़ा भी खोलती है।
بس اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. پھر وہ اپنی کتاب میں آگے لکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سائنس کا بھی یہی مقصد ہے کہ یا تو وہ انسان کو کوئی چابی بنا کے دیتی ہے یا پھر اسے کوئی چابی ڈھونڈ کے دیتی ہے. بس یہ اب اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا دروازہ کھولنا چاہتا ہے. راکٹ ٹیکنالوجی اپنے دشمنوں کے اوپر ایٹم بم برسانے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی ٹیکنالوجی میں ہم انسانوں کو چاند اور اس سے بھی آگے لے کر جانے کی طاقت موجود ہے. بس ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا دروازہ کھولنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم لوگ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے.